नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं साप्ताहिक सभा। साप्ताहिक सभा में इस बार हम चर्चा करेंगे नेपाल की। जैसा कि आप जानते हैं कि नेपाल में इस सप्ताह सरकार को इस्तीफ़ा देना पड़ा। जनरेशन जेड यानी जेन ज़ी के प्रदर्शन के बाद सरकार को अपनी भंग करना पड़ा, प्रधानमंत्री को इस्तीफ़ा देना पड़ा, सारे मंत्रिमंडल को अपना पद छोड़ना पड़ा। भारत के पड़ोस में ऐसी घटनाएं जबकि सड़कों पर प्रदर्शन हुए और सरकार को जाना पड़ा, ये बांग्लादेश में भी हो चुका है, श्रीलंका में भी हो चुका है और अब हम ये नेपाल में होता हुआ देख रहे हैं। तो इस घटनाक्रम पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं सत्य हिंदी के को फाउंडर और वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष। आशुतोष, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो आशुतोष, ये जो नेपाल में घटनाक्रम हुआ है उस पर तो हम चर्चा करेंगे कि क्यों हुआ, क्या कारण रहा, लेकिन भारत के संदर्भ में खास करके सोशल मीडिया पर लोग ये बात करने लगे कि ऐसा अब भारत में भी, या तो कुछ लोगों की मुराद थी कि ऐसा भारत में हो जाना चाहिए, या भारत में ऐसा हो सकता है, जो खास करके वो लोग जो कि इस सरकार से नाराज़ है और इस सरकार को हटाना चाहते हैं। तो ये आप इसको कैसे देखते हैं कि लोगों के बार बार ये इस तरह से होता है कि नहीं, सड़कों से ही सत्ता बदलनी चाहिए? देखिए मिलिंद, इस पूरे मसले पे इसमें तो कोई दो राय नहीं कि भारत सरकार को सतर्क रहने की जरूरत है। इसलिए क्योंकि कोई चीज अनायास नहीं होती, और स्पेशली तब की जबकि साउथ एशिया में आपके जो पड़ोसी देश हैं, जहां पे श्रीलंका, अगर आप अच्छी तरीके से याद करें तो श्रीलंका में राजपक्षे की सरकार थी, जिनको ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने लिट्टे यानी एलटीटीई, प्रभाकरन जैसे आतंकवादी संगठन को नेस्त नाबूद कर दिया। और ये माना जाता था कि बरसों के बाद श्रीलंका में एक इतना पावरफुल नेता आया है और उनका परिवार का पूरा कब्जा था पूरे सरकार के ऊपर, और जो राष्ट्रपति हाल में बने थे वो उस वक्त अपने भाई की सत्ता में दौरान वो आर्मी चीफ थे। और अचानक एक दिन पता चला कि उनके राष्ट्रपति भवन में लोग घुस गए और उनको सेना को बचाना पड़ा, बाहर निकलना पड़ा। उसी तरीके से शेख हसीना के बारे में कोई नहीं कह सकता था कि शेख हसीना के खिलाफ भी विद्रोह हो सकता है, क्योंकि वो भी राजपक्षे परिवार की तरीके से बहुत ही पावरफुल चीफ प्राइम मिनिस्टर थी। और उनके जमाने में बांग्लादेश ने आर्थिक स्तर पर भी काफी प्रगति की थी, और यहां माना जाने लगा था कि उनकी जो आर्थिक प्रगति थी वो भारत से तेज हो गई थी। उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तमाम इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा वो आगे निकल गए थे। लेकिन अचानक एक दिन हुआ, शेख हसीना पूरी तरीके से बाहर हो गई और उनको देश छोड़ना पड़ा। अब उसी तरीके की स्थिति जो है वो श्रीलंका में देखने को मिलती है। केपी शर्मा ओली के बारे में कोई नहीं कह सकता था 2 दिन पहले कि उनके साथ ऐसा हादसा होगा, और वो हादसा हुआ। तो इन तीनों पड़ोसी देशों में अगर ऐसा हो सकता है तो क्यों ऐसा हुआ, इसके बारे में चर्चा होनी चाहिए, इस बारे में हमारे ख्याल से विमर्श होना चाहिए, और साथ ही साथ भारत सरकार को भी सोचना चाहिए और उसके बरक्स अपनी रणनीति बनानी चाहिए, क्योंकि तीनों जगह लोगों का गुस्सा जो है वो फट पड़ा है, ज्वालामुखी की तरीके से फटा है, जहां किसी को उम्मीद नहीं थी 2 दिन पहले या 3 दिन पहले तक। भ्रष्टाचार के आरोप श्रीलंका में लगातार लग रहे थे, और शेख हसीना के ऊपर भी आरोप लग रहे थे, वो बड़ी डिक्टेटोरियल है, वहां पे चुनाव में विपक्षी पार्टियां वो हिस्सा नहीं ले रही थी। राजपक्षे परिवार के ऊपर तो पूरी तरीके से अथॉरिटेरियनिज्म का आरोप लगता था। तो वैसे में अगर आप भारत के अंदर देखें तो ऊपर से देखने में लग सकता है कि हमारी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, हमें यह भी लग सकता है दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, 4th सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। लेकिन अगर आप अंदर देखें तो स्थितियां उतनी अच्छी नहीं जितनी अच्छी बताई जा रही है आर्थिक स्तर पे। तो इसलिए मुझे लगता है कि सरकार को सतर्क होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हिंदुस्तान में भी ऐसा ही होगा, क्योंकि इसके 2 बड़े कारण। पहला बड़ा कारण है कि भारत के अंदर जो लोकतंत्र है वो इन तीनों देशों के लोकतंत्र की तुलना में कम से कम 100 गुना ज्यादा बेहतर, 100 गुना ज्यादा मजबूत लोकतंत्र है, उसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। दूसरी बात क्या है कि भारत के अंदर जो ज्योग्राफी है वो श्रीलंका की तरीके से छोटा सा एक आइलैंड नहीं है, या बांग्लादेश की तरीके से हिंदुस्तान का एक राज्य जैसी स्थिति नहीं है, या नेपाल की तरीके से 3 करोड़ की आबादी नहीं है। हमारे पास 140 करोड़ की आबादी है, और इन तीनों देशों की तुलना में कम से कम 10 गुना ज्यादा बड़ी ज्योग्राफी है। तो इतने बड़े भूभाग में इस तरीके से करना कोई संभव नहीं हो सकता है। आप एकाक राज्य में कर सकते हैं, एकाक शहर में कर सकते हैं, एकाक इलाके में कर सकते हैं, लेकिन पूरे में नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि अन्ना के आंदोलन के बाद से मेरा अनुभव यह कहता है कि भले ही यहां पर उस तरीके की स्थितियां ना पैदा हो, लेकिन अगर लोगों का गुस्सा अगर भड़का, फैला, तो वो अखिल भारतीय स्वरूप ले सकता है और बड़े लोकतांत्रिक तरीके से वो सत्ता के ऊपर दबाव डाल सकता है। लेकिन मेरे कहने का बिल्कुल अर्थ नहीं कि चूंकि वहां हुआ है तो भारत में भी ऐसा होगा।
तो आशुतोष, एक बात जो हमारे चीफ जस्टिस ने कही, गवई साहब ने एक दूसरे केस की सुनवाई के दौरान उन्होंने ये कहा कि भारत में चूंकि संविधान है, इसलिए संविधान के कारण ये सब चीज़ें, घटनाएं नहीं हो सकती जैसे कि नेपाल में हुई है, हो नहीं सकती। मतलब उन्होंने कहा कि हमारी जो सबसे बड़ी ताकत है वो संविधान है, आप बाकी देशों को देखिए। तो चूंकि आप अन्ना आंदोलन से भी जुड़े हुए रहे हैं, आपने किताब भी लिखी उस आंदोलन के साथ भी, तो आखिरी ऐसा बड़ा आंदोलन जो हुआ था वो अन्ना आंदोलन ही हुआ था। लेकिन मैं वापस उस बात पर लौटता हूँ कि जो संविधान की बात है कि भाई, जैसे आपने कहा कि लोकतंत्र की जड़ें यहाँ गहरी है, उस लिहाज से संविधान है, तो क्या ये कारण है कि हमारे यहाँ उस तरह की घटनाएं नहीं हो सकती जैसे कि इन मुल्कों में हो रही है? देखिए, इस तरीके की घटनाएं नहीं हुई हैं, इसलिए नहीं होगी इसकी तो कोई गारंटी नहीं। भविष्य में क्या कोई नहीं जानता। लेकिन एक चीज को लेकर मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं कि भारत के अंदर इस तरीके से हिंसक आंदोलन नहीं हो सकता। आप अगर जेपी आंदोलन को भी देखें, जेपी आंदोलन में भी बहुत हिंसा हुई थी, लेकिन कभी प्रधानमंत्री के घर में घुस के या प्रेसिडेंट के घर में घुस के या जो तस्वीरें आपने श्रीलंका के अंदर देखी कि जिस तरीके से वहां के वित्त मंत्री को, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को लोगों ने नदी में घेर घेर के मारा है, मतलब वो तो अद्भुत तस्वीरें। उसको देख के किसी भी नेता के मन में डर बैठ सकता है। भयानक तस्वीरें। जो कल तक उपराष्ट्र उप, उप, उप प्रधानमंत्री था, वित्त मंत्री था, आज वो सड़कों पे भीख मांग रहा अपनी जान को लेके। वहां के एक पूर्व प्रधानमंत्री के घर में आग लगा दी और उनकी पत्नी की जल गई बुरी तरीके से। वहां के जो पूर्व प्रधानमंत्री और मौजूदा विदेश मंत्री हैं, उनके घर में घुस के उनकी पिटाई होती है और उनको वो घायल हो जाते हैं, हो जाती हैं। तो ये तस्वीरें भयावह तस्वीरें। हिंदुस्तान में ये संभव नहीं, इसलिए मैंने कहा कि हाँ, लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी हैं। यहाँ जब 70 के दशक के अंदर जब इंदिरा गांधी के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़का, सड़कों पर लोग उतरे, हिंसा हुई, बसों में आग लगाई गई, आगजनी की गई, पुलिस की गोलियां चली, लोग मरे, सैकड़ों की संख्या में, सैकड़ों तो नहीं, कम से कम दर्जनों की संख्या में लोगों की जाने गई, लेकिन वो वाकया यहाँ दोहराया नहीं गया। उसके बाद देश के अंदर इमरजेंसी लगी थी। मेरे कहने का अर्थ यह करना कि आंदोलन के समय में भी सब कुछ जो है वो अहिंसक तरीके से हुआ। प्रदर्शन हुआ, जो विरोध प्रदर्शन हुआ, सरकारों ने रिस्पॉन्ड किया। सरकारों ने न केवल रिस्पॉन्ड किया बल्कि उनके साथ बैठ के कानून को ड्राफ्ट करने की कोशिश भी की। यह पहली बार भारत के इतिहास में हुआ था, कोई सोच नहीं सकता था। लेकिन तो अहिंसक आंदोलन की संभावना से मैं इनकार नहीं करता हूं, लेकिन हिंसक होगा, मुझे इस पे पूरी तरीके से संदेह, और मुझे नहीं लगता इस देश के अंदर हिंसक आंदोलन होगा, क्योंकि हमारे यहां हिंसा की एक प्रवृत्ति है। लेकिन मैं जो जस्टिस महोदय साहब कह रहे थे, मैं उसकी एक राय से सहमत नहीं हूं। संविधान तो श्रीलंका में भी था, संविधान तो बांग्लादेश में भी था, संविधान तो नेपाल में भी था। ऐसा था कि संविधान वहां नहीं था, लेकिन उस संविधान को लागू कौन लोग कर रहे थे, यह इंपॉर्टेंट बात है। अगर संविधान को लागू करने वालों की क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाए और यह हो जाए कि वो सिर्फ लूटने के लिए बैठे हुए हैं, वो सारे संविधान के अंतर्गत आने वाले तमाम जो संस्थाएं उनको चौपट करने में लगे हुए हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी को खत्म करने में लगे हुए हैं, तब फिर मामला कहीं से कहीं जा सकता है। अभी हिंदुस्तान के अंदर भारत के संविधान को लेके, भारत के को लेके उस तरीके के सवाल नहीं खड़े हुए हैं, लेकिन जो तमाम इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी क्रेडिबिलिटी धीरे धीरे कम होती जा रही है और यह परसेप्शन बनता जा रहा है। पिछले दिनों जिस तरीके से चुनाव आयोग का हाल हुआ, चुनाव आयोग ने जिस तरीके की टिप्पणियां की हैं, या जिस तरीके से मीडिया बिहेव कर रहा है, जिस तरीके से मीडिया की क्रेडिबिलिटी पूरी तरीके से खत्म हो गई, जुडिशरी के इंडिपेंडेंस पर भी लोग सवाल खड़े करने लगे, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, सीबीआई, पुलिस, इनकी क्रेडिबिलिटी भी पूरी तरीके से एक तरीके से खत्म हो गई है। तो संविधान संस्थाओं की क्रेडिबिलिटी जब खत्म होने लगती है, तब अंततः नेता की क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़ा होता है, और अगर नेता की क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाए और फिर भी सत्ता में बना रहे तो दिक्कत पैदा होती है। अभी कम से कम मुझे लगता है कि संस्थाओं पर सवाल है, गंभीर सवाल है, लेकिन अभी संस्थाओं का अस्तित्व खत्म नहीं हुआ है। अभी भी सुप्रीम कोर्ट गाहे बगाहे असर्ट करता है, मीडिया का एक दूसरा तबका भी जो अपने आप को असर्ट करता है, जो इंडिपेंडेंट अपनी बात को कहता है। अभी आज ही देखिए जो स्टोरी रामदेव और उनके एम्पायर के खिलाफ हुई है, अगर मीडिया अगर कंप्रोमाइज होता तो वो स्टोरी नहीं आती, लेकिन मीडिया ने वो स्टोरी की है, बड़ी स्टोरी की, अपने आप बहुत अच्छी स्टोरी, एक सरकार को कटघरे में खड़ा करती। तो मैं कहता हूं, लेकिन यह मैं जरूर कहूंगा, पूरी मुस्तैदी के साथ, मजबूती के साथ कहूंगा और बेखौफ कहूंगा कि सरकार को सतर्क होने की जरूरत है, और जो विपक्ष के नेताओं को, जो मीडिया उनके साथ नहीं है, उनको देशद्रोही साबित करने की कोशिश करना, उनको अराजक साबित करने की कोशिश करना, और उनको दबाने के लिए अगर आप दूसरे इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं तो यह बुमरांग करता है और हमेशा बुमरांग करेगा। नहीं, पर आशुतोष, एक और जो मतलब बीजेपी के विरोधी कह लीजिए या प्रधानमंत्री के विरोधी कह लीजिए, और मैं पार्टियों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो एक लिबरल तबका है उसको सोशल मीडिया पर हमेशा उसकी बाहें खिल जाती है कि भाई
बातें खिल जाती है, उनको लगता है कि नहीं अब श्रीलंका में हो गया, बांग्लादेश में हो गया, अब नेपाल में हो गया, भारत में भी ऐसा कुछ हो जाएगा। तो अगर आपको बीजेपी को हटाना है, मोदी को हटाना है, तो लोकतांत्रिक तरीके तो मौजूद है ना। चुनाव आप लड़िए, जीतिए, उसमें ठीक है धांधली के आप आरोप लगा सकते हैं, लेकिन अब ऐसा भी नहीं कि पूरा मतलब पूरी दाल ही काली है, ऐसी बात तो नहीं है ना। कहीं ना कहीं जो देखिए सरकारें तो चल ही रही हैं, देखिए चुनाव तो हो ही रहे हैं। जी मैं उसकी जी बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कि इच्छाएं अगर घोड़े होती तो मैं उन पे सवारी करता। तो अब जी कुछ लोगों की इच्छाएं हैं तो उसका उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, या आप भी उसका कुछ नहीं कर सकते हैं। जी बहुत सारे लोगों के मन में इच्छा होगी, अगर नरेंद्र मोदी कैसे देश के प्रधानमंत्री, भाई जनता ने उनको चुना है भाई, जी 3 बार लोकतांत्रिक तरीके से सरकार बनी है उनकी, कोई ऐसा तो नहीं कोई जबरदस्ती उन्होंने सरकार पर कब्जा कर लिया, कोई ऐसा तो उन्होंने नहीं किया है, ना सेना की मदद से किया है, बाकायदा जनता के बीच में गए हैं, जनता का मैंडेट उनको मिला है। जब तक ये साबित नहीं हो जाता कि चुनाव को मैनिपुलेट किया गया, तब तक तो मानना पड़ेगा। तो इसलिए कुछ लोगों की इच्छाएं हो सकती हैं, हमें उस पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें एक चीज मानना पड़ेगा कि विपक्ष आज भी लोकतांत्रिक तरीके से ही उनके खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर रहा, चाहे वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हो, या फिर न्याय यात्रा हो, या फिर अभी जो उन्होंने बिहार के अंदर यात्रा की हो, उसमें कहीं कोई हिंसा का कोई पुट नहीं है, सब कुछ अहिंसक तरीके से हो रहा है। लोगों के बीच में जाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को अपनी बातों से कन्विंस करने की कोशिश करें, संसद के अंदर वो आंदोलन करें, संसद के बाहर वो आंदोलन कर रहे हैं। तो विपक्ष और जो सत्ता, वो पूरी की तरी लड़ाई अहिंसक तरीके से है और एक आंदोलन देने का शक्ल देने की कोशिश करें। अब अगर सोशल मीडिया पे कुछ लोग आके ये कहते हैं भारत में भी ये होना चाहिए, तो ये उनकी इच्छाएं हैं और वो उनको अपनी इच्छा रखने का अधिकार है, उनको नरेंद्र मोदी से नाराज होने का अधिकार है, लेकिन चूंकि उनके मन में ये इच्छा है, इसके आधार पे आप उनको अराजक नहीं कह सकते, या इस आधार पे आप उनको देशद्रोही नहीं कह सकते, या इस आधार पे आप कहें कि आप देश के दुश्मन, ये नहीं कह सकते। हो सकता है मेरी देश को लेकर जो समझ हो कि अब मौजूदा स्थिति जिस तरीके से चल रही वो देश को कमजोर कर रहा है, तो ये भी तो एक राय हो सकती है ना। हो सकता है जी प्रधानमंत्री जी को लग रहा हो कि जो लोग इस वक्त उनके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं वो देश को कमजोर कर, ये भी तो उनकी राय हो सकती है। तो लोकतंत्र के अंदर तो सभी तरीके के राय का और विचारों का सम्मान होना चाहिए। तो अगर कुछ लोगों की राय है तो रखने दीजिए, उनके ना उनके राय रखने से देश बदलने वाला है, ना उनके राय रखने से नरेंद्र मोदी का कोई बाल बाका होने वाला है, ना उनके राय रखने से विपक्ष इतना मजबूत हो जाएगा कि कुछ सत्ता में बदलाव कर देगा। वो तो तब भी होगा जब जनता जागेगी, जनता इस बात को महसूस करेगी कि मौजूदा सरकार उनके हितों की रक्षा नहीं कर रही है। जब तक उसको यह लगता है कि मौजूदा सरकार उनके हितों की रक्षा कर रही है, जब तक वो फर्स्ट पास पोस्ट सिस्टम में बाकी विपक्षियों से ज्यादा वोट लेकर आते हैं, तब तक कोई कुछ भी कहता है, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। तो आखिर में आशुतोष, जहाँ से बातचीत शुरू हुई थी कि नेपाल में ये घटनाएं आपके हिसाब से क्यों हुई और क्या वहाँ लगातार अस्थिरता बनी हुई है पिछले, अगर जब से नया संविधान लागू हुआ तब से भी सरकारें बदल चुकी, 15 बार बदल चुकी है। तो आपको लगता है कि ये आंदोलन क्या वापस एक मतलब कौमा ही है, या ये जो अस्थिरता है या लोगों की नाराजगी है उसका इस आंदोलन से कोई ना कोई हल निकल आएगा? मिलिंद, मैं चूंकि इतिहास का विद्यार्थी हूं, जब इस तरीके के आंदोलन होते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि मौजूदा सत्ता प्रतिष्ठान के प्रति या जो सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए लोग हैं उनके प्रति लोगों का पूरी तरीके से मोहभंग होना, पूरी तरीके से मोहभंग होगा। अगर पूरी तरीके से मोहभंग नहीं होता तो राजपक्षे के राष्ट्रपति भवन में घुस के जिस तरीके से वहां हुड़दंग की गई वो कभी नहीं होता। मोहभंग नहीं होता तो शेख हसीना को वहां से भागना नहीं पड़ा, उनको अपनी जान बचा के भागना पड़ा। मोहभंग नहीं होता तो केपी शर्मा कोहली को इस्तीफा नहीं देना पड़ता, और सिर्फ एक नेता के प्रति नहीं था, वो शेर बहादुर देवबा के प्रति भी था, जो नेपाली कांग्रेस चलाते हैं, जो जी प्रचंड के खिलाफ है, जो माओ कम्युनिस्ट पार्टी चलाते हैं। चलाते हैं जी तो सबके खिलाफ था, सबके घरों पे हमले हुए, और जी सबको अपनी जान बचा के भागना पड़ा। तो इसका मतलब यह था कि सत्ता प्रतिष्ठान को लेके जबरदस्त तरीके से मोहभंग होना, और इसका मतलब यह है कि लोग अब वहां पे पूरी की तरीके से व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं। और जब व्यवस्था परिवर्तन की स्थिति आती है तो जो मौजूदा व्यवस्था होती है उसको पूरी तरीके से ध्वस्त करके एक नई व्यवस्था खड़ी करनी होती। इस प्रोसेस में आपको होलिगनिज्म भी दिखाई पड़ेगा, अराजकता भी दिखाई पड़ेगी, बड़े बड़े पैमाने पर कैओस भी दिखाई पड़ेगा। और मैं आपको ज्यादा नहीं फ्रेंच रेवोल्यूशन की तरफ लेके जाता हूं। जब फ्रेंच रेवोल्यूशन, जिसके बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें की जाती है कि देखिए जिसने पूरी तरीके से राजशाही को खत्म कर दिया, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी को दुनिया में स्थापित कर दिया, वो फ्रेंच रेवोल्यूशन, आज की जो नई स्टडी आ रही है वो ये कहती है कि दरअसल फ्रेंच रेवोल्यूशन तो एक फेल्ड रेवोल्यूशन था, क्योंकि फेल्ड, उसने राजशाही को खत्म किया, लेकिन अंत में जो इतने बड़े पैमाने पर वहां हिंसा हुई, जिस रॉब्सपियरे को इस आंदोलन का जनक माना जाता था, अंततः उसको गुलेटिन के जरिए उसका गर्दन धड़ से अलग करना पड़ा, और लोगों ने अलग किया। बड़े पैमाने पर हिंसा हुई, जेलों पर हमले हुए और लोगों को मारा गया, कत्लो गारद हुए,
और बाद में पूरा का पूरा कैओस 10 साल तक चला और अंत में नेपोलियन, एक जो आर्मी का जनरल था, वो राष्ट्रपति, वो वहां पे सम्राट बना। तो उसका क्या अर्थ था? इसका अर्थ तो ये तो नहीं था कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन का क्या कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, क्योंकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन इक्वालिटी लिबर्टी का जो कॉन्सेप्ट दिया वो पूरी दुनिया में मशहूर हुआ और उसके बाद पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी का आगाज हुआ। तो ये जो श्रीलंका में जो हुआ है, या जो बांग्लादेश में हुआ, या नेपाल में हुआ है, अब वहां पुरानी व्यवस्था को ध्वस्त करना पड़ेगा, नई व्यवस्था लानी पड़ेगी, नए तरीके की लीडरशिप सामने आएगी और इसमें वक्त लगेगा, इसमें कैओस रहेगा। बांग्लादेश में देखिए इतना वक्त हो चुका है लेकिन अभी तक वह चुनाव नहीं हो पाए हैं। अभी भी वहां पे जो शेख हसीना से जुड़े हुए लोग, उनकी मार पिटाई हो रही है, उनको फांसी के तख्ते पर ले जाया जा रहा, और कोई नहीं जानता कि अगले कुछ दिनों में वहां पे क्या होने वाला है। या अभी वहां पे आप श्रीलंका में देखा, वहां के जो राष्ट्रपति थे जिनको चुना गया था उस आंदोलन के बाद, उनको जेल जाना पड़ा। तो इसलिए कैओस रहेगा कुछ समय तक, लेकिन इसी कैओस से कोई ना कोई पुनर्निर्माण होगा और इतिहास में ऐसा ही होता आया है। दूसरा कोई रास्ता नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष इस बातचीत के लिए। तो हमारे साथ साप्ताहिक सभा में जुड़े थे आशुतोष, जिनका ये कहना है कि जो नेपाल में घटनाएं हुई है उससे हमें सबक लेने की ज़रूरत है, सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये घटनाएं अनायास हुई है, एकाएक हुई है और सरकारों को संवेदनशील रहने की ज़रूरत है। जो हम जब संविधान की बात कर रहे हैं, जिसकी हम दुहाई दे रहे हैं कि संविधान के कारण हमारे यहाँ घटनाएँ नहीं हो रही है, तो उस संविधान को बचाना भी हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन एक बात पर आशुतोष और मैं दोनों सहमत है कि लोगों की जो इच्छाएं हैं कि भारत में भी ऐसा कुछ हो जाए, वो सही नहीं है। इच्छाएं हैं, आपकी विशफुल थिंकिंग हो सकती है, लेकिन अगर कोई परिवर्तन होना है तो वो बिना हिंसा के होना चाहिए और लोकतांत्रिक तरीके से होना चाहिए। साप्ताहिक सभा का ये अंक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।